हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम मेयर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। और आज का वीडियो कुछ बहुत ही ख़ास रहने वाला है और कुछ ख़ास लोगों की डिमांड पे है ये, है ना। लाइक हम करेंगे तो सही, अलग एक टॉपिक को तो डिस्कस करेंगे ही, बट उससे पहले हम कुछ चीज़ों को और यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है और ये कोर्स ये हूँ मैं, है ना। ये मेरा फ़ोटो है ना। और मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है मुझे अब टीचिंग में, लाइक। और मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, लाइक, है ना। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट और आपका उम, और भी आपके बैंकिंग पीओ के और आईबीपीएस के भी, है ना। तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम और टीचिंग एग्ज़ाम भी क्लियर करने के बाद जो है फाइनली मुझको लाइक जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लाता रहता हूँ, है ना। और अब हम जो कोर्स लेके आए हैं आपके लिए, जस्ट बिकॉज कोर्स लाना इस वजह से ज़रूरी पड़ गया क्योंकि आजकल फ्री में किसी को कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब फ्री में आपको कोई मतलब वीडियोस भी मिल रही हैं, सब कुछ कंटेंट मिल रहा है, तो अभी मुद्दा ये है कि लाइक उसको डाउट होता है सामने वाले पे, है ना। और डाउट ये होता है कि क्या ये रेलेवेंट है या नहीं पढ़ना, है ना। क्या ये एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है या नहीं, कैसे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वो सबरी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक कोर्स निकाल दिया जाए, है ना। और काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे लाइक बिहार एस्टेट के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग ये एक ऑनलाइन कोर्स हमने ये निकाला है। ठीक है। और इस कोर्स में जैसे कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, है ना। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट रेलिवेंट रहेगा जी, है ना। और बाकी के जो नीचे के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उसमें से भी हम कुछ हद तक चीज़ों को कराने का प्रयास करेंगे जी। मोर देन 2000+ MCQs हमने सिर्फ और सिर्फ लिमिट के लिए लिखा है, लाइक। बल्कि डिस्कशन तो मैं ये समझ सकता हूँ, डिस्कशन तो कम से कम आपका होगा मोर देन 4000+ MCQs पे। बट ये एक उसके लिए लिख दिया है कि लाइक एक लिमिट सेट करने के लिए, है ना। ओके। सो कोर्स इस वजह से लाना भी ज़रूरी था कि कोर्स से क्या बनती है, एक ऑब्लिगेशन बन जाती है सामने वाले पे, एक जिम्मेदारी बन जाती है, और फिर वो उसको वो फुलफिल करता ही करता है ना। इस वजह से, है ना। और आप जैसे कि चीज़ वीडियोस देख ही रहे हैं, तो अब ऐसी कोई ज़रूरी भी नहीं है ना। आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, कोई किसी का पे ऐसा प्रेशराइज नहीं कर रहा है, बट आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और एक मिनट, क्या हो रहा है इसमें, हम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जी लोएस्ट फीस रखी है हमने पूरे मार्केट में, जस्ट बिकॉज कि आप सबको पता ही है हम उतना ही चार्ज करेंगे जितना हमारी मेहनत से रिलेटेड है। ठीक है। जस्ट बिकॉज काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों के रिगार्डिंग, तो कोर्स को हमने रखा है 1999 में, लाइक, है ना। और अभी अगर आप एनरोल करते हो लाइक फर्स्ट फर्स्ट फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स, है ना। ये अभी ये है, आपको डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अगर आप पहले 20 स्टूडेंट में आप अवेल करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो ओनली 4499 में। ओके। सो और कोई डिटेल चाहिए आपको कोर्स के बारे में, है ना। फुल डिटेल इन डिटेल चाहिए ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक अलग से एक टॉपिक समझाने आया था, बट ये चीज़ें हैं तो आप इसमें अवेल कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पूरी कांटेक्ट मिल जाएगा। अभी अगर आप फर्स्ट 20 में अगर एनरोल करते हो तो आपको 1499 में ये मिल जाएगा कोर्स। ठीक है। चलें, चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे, है ना। कोर्स वगैरह का प्रमोशन वगैरह तो हो गया, है ना। जिसको चाहिए होगा लेगा, नहीं चाहिए होगा कोई नहीं लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है पढ़ाने का, है ना। हम आगे पढ़ाएंगे। आगे आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही मेन होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। क्योंकि अब एक बात बताऊं मैं, कन्फ्यूज़न रहता है, लाइक, है ना। कन्फ्यूज़न क्या रहता है, यहाँ से हम टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं, है ना। और हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं। देखिए,
तीन चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा स्टूडेंट्स को। देखो, ये एलोकेशन शब्द का क्या मतलब है सर? सर ये एलोकेशन मत शब्द का क्या मतलब है? ये कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है? हम्म एक तो इसमें डाउट रहता है। सर ये कॉस्ट अपोर्शनमेंट क्या होता है? एक स्टूडेंटों को इसमें डाउट होता है। ठीक है सर, हाँ जी बताइए। सर अब जब दोनों चीज़ों को बता रहे हो तो सर ये कॉस्ट एब्जॉर्प्शन क्या होता है सर? मैंने कहा ठीक है, रुक जाइए थोड़ी देर, इन तीनों से आपको हम वाकिफ कराएंगे। ठीक है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। चले पढ़ें। हो गया, आइए देखते हैं। और मैं एग्जांपल्स भी लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना एग्जांपल के समझाना मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है। इसके मीनिंग को देखते हैं। मीनिंग क्या है? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द फुल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू अ कॉस्ट सेंटर फॉर विच दिस आइटम ऑफ कॉस्ट वाज इनकर्ड। कहने का मतलब है कि जब भी हम कॉस्ट एलोकेशन की बात करेंगे तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पूरा का पूरा अमाउंट, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल आइटम, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट जिससे जो भी आइटम, जो भी मतलब आइटम जिससे भी कॉस्ट रिलेटेड है ना, उस आइटम की कॉस्ट को हम डायरेक्टली किसको पे एलोकेट कर देंगे? टोटल की पूरा कॉस्ट सेंटर पे एलोकेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो कि कॉस्ट इनकर्ड करी गई थी, हम उन्हें जो भी कॉस्ट इनकर्ड करी गई थी उस आइटम के बिहाफ पे। ठीक है, अब इसमें इतना डिटेल में समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए साइड में चलते हैं। साइड में चल के आपको समझाते हैं कि कॉस्ट एलोकेशन का यहाँ मतलब क्या कहना चाह रहा है। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब जी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपने जैसे कोई, सपोज करिए कि आपने, है ना, एक मिनट, आपका जो बिजनेस यूनिट है ना, है ना, और आपकी एक कंपनी है, लाइक शू मेकिंग कंपनी। क्या है आपकी? आपकी एक शू मेकिंग, सॉरी, शू मेकिंग कंपनी है। शू मेकिंग कंपनी मतलब जूते बनाने की आपकी कंपनी है। ठीक है, तो और आपकी कंपनी में अलग अलग यूनिट्स में काम होता है। सपोज करिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे। ठीक है, यूनिट 1 बनाती है, सपोज करिए अपर बनाती है। अपर मतलब शूज का जो अपर पार्ट होता है। ठीक है, ओके। यूनिट 2 लेदर को रिफाइन करती है ना, उस प्रोसेस से, केमिकल वगैरह वाला जो प्रोसेस होता है ना पूरा लेदर को रिफाइन करने का, ठीक है, वो करती है। और यूनिट 3 जो करती है आपकी, उसका सोल बनाती है। ठीक है, सोल बनाती, सोल आई थिंक यही होगा, है ना, शूज का सोल बनाती। सोल मतलब उसका नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये समझ में आया? अब यहाँ पे 3 यूनिट्स में काम चल रहा है, शू मेकिंग कंपनी है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये सब क्या है, एक ही फैक्ट्री में ये 3 यूनिट्स हैं और अलग अलग काम चल रहा है। ठीक है, सपोज करिए अब फैक्ट्री में हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो इन सब का जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन सब का अलग अलग लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ऑलरेडी अलग अलग मीटर लगा हुआ है तो क्या इस कॉस्ट को, जो जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बियर कर रहा है जी कॉस्ट ऑब्जेक्ट या जी कॉस्ट सेंटर, अलग अलग कॉस्ट सेंटर बना दिए हमने, फिर तो मतलब एक तरीके से जी अलग सेंटर हो जाएगा, जो अलग हो जाएगा अलग हो जाएगा। जस्ट बिकॉज कि हमको ऑलरेडी जब अलग से मीटर है इसका, तो इसकी क्या हम इसकी पूरी डायरेक्ट कॉस्ट इस पे, सॉरी इसकी पूरी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स है, क्या इस पे पूरे एलोकेट कर सकते हैं इस यूनिट पे? हाँ सर कर सकते हैं।
क्या यूनिट 2 पे इस वाले मीटर की जो इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग आ रही है और जो भी कॉस्ट ओवरहेड की बनने, क्या इस पे चार्ज कर सकते हैं यूनिट 2 पे? हाँ कर सकते हैं। क्या फर्स्ट वाली यूनिट पे इस मीटर की इलेक्ट्रिसिटी जो ओवरहेड कॉस्ट आ रही है क्या चार्ज कर सकते हैं? हाँ चार्ज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हम इसको पूरा पूरा चार्ज करेंगे? हाँ हम इसको पूरा पूरा चार्ज करेंगे। ठीक है, ये है उसका मतलब कॉस्ट एलोकेशन का। तो कॉस्ट एलोकेशन में होता ये है, कॉस्ट एलोकेशन में क्या होता है बच्चों? कॉस्ट एलोकेशन में ये होता है कि जो भी हमारा कॉस्ट सेंटर है ना, उस पे हम फुल अमाउंट उस कॉस्ट का चार्ज कर देते हैं जिससे भी वो रिलेटेड होता है आइटम। ठीक है, ओके, इतना समझ में आएगा? चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ अब आपको। वेयर सेपरेट इलेक्ट्रिक मीटर्स आर इंस्टॉल्ड, जैसा भी हमने एग्जांपल में बताया है कि सबके सेपरेट मीटर लगे हुए हैं इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेपरेट मीटर लगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अब जिसका भी जिस जिस डिपार्टमेंट का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, क्या हम उसको डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में? हाँ सर कर सकते हैं। भाई जब अलग अलग मीटर हैं, सबरे इलेक्ट्रिक मीटर सबरे अलग इंस्टॉल्ड है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट उसको एलोकेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉस्ट एलोकेशन। ओके, समझ में आया? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सैलरी एंड वेजेस पेड टू इनडायरेक्ट वर्कर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी एलोकेटेड टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। सही कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि हम सैलरी और वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, सैलरी और वेजेस दे रहे हैं इनडायरेक्ट वर्कर्स को, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, भाई डिपार्टमेंट अलग हैं, उनके वर्कर्स अलग हैं, उनको अलग अलग सैलरी दे रहे हैं, तो क्या वो हम एलोकेट कर सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट वाइज, है ना? हर एक डिपार्टमेंट को हम क्या मान लेंगे? अलग अलग कॉस्ट सेंटर मान लेंगे, और पूरी की पूरी जो भी वेजेस इनडायरेक्ट वर्कर्स को दे रहे होंगे वो उस पर एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक पॉइंट और समझो, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नोट डाल के, सभी बच्चे लिखेंगे अपनी नोटबुक में। देखिए, एलोकेशन, उसके बाद लिखेंगे आप अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट takes place take place take place एक मिनट, take place of overheads only, overheads or indirect cost only। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, इसको मैं समझा देता हूँ, इस पॉइंट को पूरा नोट करेंगे। कहने का मतलब ये है क्या कि यहाँ पे जो हम कॉस्ट का एलोकेशन कर रहे हैं, या आगे हम कॉस्ट का अपोर्शनमेंट जो समझेंगे या एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट समझेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम किसका करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हम ओवरहेड्स का करते हैं। ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करेंगे, एलोकेशन करेंगे या एब्जॉर्प्शन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एलोकेशन, अपोर्शनमेंट या एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये मतलब निकलता है उसका कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट से मतलब है ना? तो क्या सर वहाँ पे फिर डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे? क्वेश्चन अब ये बनता है, क्या डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे? नहीं जी नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट का कॉस्ट एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन और क्या कहते हैं वो अपोर्शनमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो ऑलरेडी एलोकेट होती है पूरी की पूरी। डायरेक्ट कॉस्ट तो ऑलरेडी एलोकेट कर देते हम
डायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं पूरा की पूरा कंप्लीट, ठीक है। किसके साथ? प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ हम पूरा की पूरा उसको एलोकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो बात चल रही है आपकी, जब हम कॉस्ट एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट या एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ओवरहेड्स की बात करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया आपका, है ना। तो आइए चलिए देखते हैं, एक हमने एग्जांपल एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि क्या फर्क। देखिए, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, इसमें ओवरहेड का हम क्या करेंगे? एलोकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम्स दे रखे हैं ओवरहेड्स के, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और टोटल ओवरहेड उन सबका टोटल लगा के दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो, दो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब देखेंगे, है ना। तो अब जब यहाँ पे हम एलोकेशन और ओवरहेड करेंगे तो क्या हम डायरेक्ट मटेरियल को लेंगे? यहाँ पे नहीं लेंगे। क्या हम डायरेक्ट वेजेस को लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे आपके प्रोडक्ट पे एलोकेट हो ही जाएंगे, है ना। ये तो पूरे के पूरे जाएंगे। जैसा कि हमने बताया था, डायरेक्ट मटेरियल का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये होता है जो कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर पाओ आप, है ना, कंप्लीटली एसोसिएट कर पाओ आप, कंप्लीटली एलोकेट कर पाओ आप, किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ, है ना। तो वो बताया था ना मैंने, वही तो होते थे आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। कल के वीडियोस में हमने पढ़ा था ना। आपने कल के वीडियो नहीं देखा है तो आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आएंगी, तो जाके पहले कल का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इन तीनों से तो हमें मतलब ही नहीं है, ये तो पूरा पूरा डायरेक्ट जाएगा ही जाएगा डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब चलिए ट्यूटोरियल नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है। ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर कंसीडर एज ओवरहेड्स। क्या कह रहा है? एक चीज और ध्यान में रखनी है, देखो, ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट है उसको ओवरहेड ट्रीट किया जाएगा। क्यों ट्रीट किया जाएगा, ओवरहेड ट्रीट किया जाएगा? इसके लिए के पीछे एक वजह है। क्या वजह है? देखो, सर्विस डिपार्टमेंट में आपका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है ना। आप क्या करते हो? आप सर्विस रेंडर्ड करते हो, और सर्विस रेंडर्ड करने में आप उसकी कॉस्ट को निकालना, क्या आप कॉस्ट तो निकाल लोगे लाइक, बट उस पर जो कॉस्ट को एलोकेट करना है, राइट, है ना, वो डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते भाई। प्रोडक्ट पे तो आपको पता है ना कि आप जैसे शर्ट बना रहे हो तो शर्ट के लिए कॉटन आपका एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया, है ना, ठीक है। अब आप जैसे बिस्किट्स बना रहे हो तो बिस्किट के लिए आपका आटा या मैदा एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। बुक्स बना रहे हो तो बुक्स के लिए पेपर आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो वहां पे तो आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बस सर्विस डिपार्टमेंट में मान लो आप, जैसे मैं यहाँ पर टीचिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई, अब जैसे मैं ये टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, है ना, समटाइम्स मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या हम उसको डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं कॉस्ट उस, है ना। जैसे अब यूज़ तो ये भी हो रहा है, या लाइक के इन चीज़ों पे मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है रफ एंड टफ तरीके से जब मैं यूज़ कर रहा हूँ उन चीज़ों को। तो बट क्या हम उस कॉस्ट को पूरा की पूरा सर्विस डिपार्टमेंट पे, मतलब क्या है कि हम सर्विस डिपार्टमेंट पे कैसे एलोकेट कर देंगे, है ना। हम डायरेक्ट पता तो नहीं लगा सकते। तो जब हम पता नहीं लगा सकते तो सारी की सारी कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में? ओवरहेड मान लेते हैं, है ना। भले वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट वेजेस हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जो लगा है सबकी सब आप चार्ज कर दो सर्विस डिपार्टमेंट पे, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया। दूसरा, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट प्राइम कॉस्ट एंड नॉट ओवरहेड, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या आ जाएगा? ये तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये हम आगे समझेंगे जब हम कॉस्ट शीट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये हम पॉइंट समझेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला पॉइंट उस दौरान आपको अच्छे से समझाऊंगा। बट अभी मैं इसको इतना ही बता देता हूँ कि डायरेक्ट कॉस्ट में आपके कौन कौन से आ जाएंगे। डायरेक्ट कॉस्ट में आपके ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये किसका पार्ट है? ये आपका ओवरहेड का पार्ट नहीं है, नहीं है, ये आपका किसका पार्ट है? प्राइम कॉस्ट का पार्ट है,
ठीक है। कल की वीडियोस में मैंने प्राइम कॉस्ट का आपको समझाया था, हालांकि कम समझाया था, क्योंकि मैंने तब भी यही बात बोली थी कि जब हम वो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, है ना, या कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, तब आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत समझाया था, आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ठीक है। और ये वीडियो रेलेवेंट रहने वाला है आपके हर एक पीजीटी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप बिहार को कवर कर रहे हो, बिहार के स्टेट में ये पूरा सिलेबस में दे रखा है। आप सिलेबस जाके चेक करोगे तो उसमें पूरा दे रखा है डिफरेंसेस के बारे में, है ना। ये सब सिलेबस में जो टॉपिक हैं, है ना, तो ये हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आप, है ना, आप इनको वीडियोस को देख रहे हैं, है ना, तो लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, और सपोर्ट करिए। ठीक है, वो तो खैर चलिए, है ना। तो अब हमने देखा तो डायरेक्ट कॉस्ट किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट कॉस्ट किसका पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का है, ओवरहेड्स का नहीं है। ठीक है। एक बात और देखो, कॉमन इनडायरेक्ट कॉस्ट शैल नॉट अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ, वेट अ मिनट, एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, हम चलिए, हाँ, तो कॉमन इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब कि जो ओवरहेड्स हैं और जो कॉमनली बियर करेंगे, कॉमनली बियर करना इन द सेंस सारे डिपार्टमेंट में मिलके, मान लो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये एग्जांपल दिया था ना मैंने, 3 यूनिट थी, तो सारे डिपार्टमेंट, मान लो पूरी फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही मीटर लगा हुआ है, ये 3 मीटर नहीं होते, एक ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया, एक तरीके से कॉमन ओवरहेड्स हो गए, ये कॉमन है, यही सबके लिए, तीनों के लिए ये कॉमन है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट। तो अब इस केस में है, हम एलोकेशन नहीं करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट एलोकेशन नहीं करेंगे। सर फिर अगर हम कॉस्ट का एलोकेशन नहीं करेंगे तो फिर ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे कॉस्ट पे? भाई भाई बिजली भी तो लग रही है ना बनाने के लिए प्रोडक्ट को, तो बिजली की कॉस्ट कैसे प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे? सवाल ये उठता है फिर। हाँ, सवाल तो ये उठता है। तो सवाल जब ये उठता है कि जब हम कॉमन जो ओवरहेड्स हैं उसको हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में फिर वो जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वो हम एलोकेट ना करके उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम या तो अपोर्शनमेंट करेंगे उन कॉस्टों का, है ना, या फिर हम उन कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, अब समझ में आई आपके बात, नहीं आई? देखो, अगर डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो आप ओवरहेड को तो ही डायरेक्टली एलोकेट होंगे। अगर कॉमन एक्सपेंस है, कॉमन ओवरहेड है, तो वो डायरेक्टली एलोकेट नहीं होंगे, तो वहां पे कॉस्ट एलोकेशन नहीं होगा। तो फिर वो ओवरहेड आपके प्रोडक्ट पे चार्ज कैसे किए जाएंगे, वो अपॉर्शनमेंट से किए जाएंगे या एब्जॉर्प्शन से किए जाएंगे। ओके, अब समझ में आया? आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं अब आपका, बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाने की कोशिश है आपको तीनों टर्म। देखो, बी लिमिटेड बी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है ना, और प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डाटा। और बी लिमिटेड का डाटा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक P1 है, एक P2 है, सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। और हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो, कॉमन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं 20,000 रुपये के। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अब हमको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हमको एलोकेट करने हैं ओवरहेड को। ठीक है, तो जब एलोकेशन ऑफ ओवरहेड की बात आती है तो आप सबको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल आप ओवरहेड में तो काउंट करते नहीं हो, ये तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। तो क्या हम इस कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करेंगे, पर ओवरहेड्स में चार्ज नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी एलोकेट पूरे के पूरे होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमने
ये जो आपके डायरेक्ट मटेरियल थे 40,000 और 30,000 के, क्या हमने चार्ज करे? नहीं किए। डायरेक्ट वेजेस भी आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट है और डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, तो ये भी हमने चार्ज नहीं की। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो ये भी हमने चार्ज नहीं किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो कि हमने आपको अभी ऊपर बताया था। ठीक है, कि इनको हम चार्ज नहीं करेंगे, है ना, इनको एलोकेट नहीं करेंगे इन ओवरहेड्स को, सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स को एलोकेट करेंगे, है ना। वो क्या हो जाती है? आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब देखो तो अब हमने क्या बोला था कि सर्विस डिपार्टमेंट में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी कॉस्ट को कैसे चार्ज करें, क्योंकि वहां पे कोई प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है ना। तो वहां पे क्या बोला गया था? जितनी भी कॉस्ट है सबको हम क्या ट्रीट करेंगे? क्या ट्रीट करेंगे? सबको हम ओवरहेड ही ट्रीट करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन बन सकता है ना। क्या बन सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी कॉस्ट है ना, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसको हम कैसे चार्ज करते हैं, कैसे एलोकेट करते हैं? एज अ ओवरहेड की तरह ही एलोकेट करते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन और अपॉर्शनमेंट की केस को बाद में समझिए, पहले अपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन को बाद में समझेंगे, पहले एलोकेशन को समझ लो, कॉस्ट एलोकेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको डायरेक्ट मटेरियल में 20,000 यहाँ पे दे रखे हैं, देखो 20,000 और 10,000 चार्ज कर दिए पूरे के पूरे सर्विस सेंटर पे। डायरेक्ट वेजेस में पे 10,000 और 5,000, 10,000 और 5,000 चार्ज कर दी। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो 5,000 और 2,500 चार्ज कर दिए पूरे के पूरे सर्विस डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनना ना, सही है कि नहीं? प्रोडक्ट बनना होता तो चार्ज हम इसको ओवरहेड की तरह चार्ज नहीं करते, और ओवरहेड की तरह चार्ज करते हैं तो फिर यहाँ पे एलोकेशन टेबल में इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? इतना समझ में आएगा? ये डायरेक्ट मटेरियल का केस समझ में आ गया। अब इनडायरेक्ट मटेरियल को देखते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल इन द सेंस ओवरहेड, सारे मैंने बताया था ना, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट क्या? एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ओवरहेड दे रखे हैं वो दो तरीके के दे रखे हैं, एक तो इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, इनडायरेक्ट वेजेस दे रखा है। अब देखो यहाँ पे 5,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहले में थे, 5,000 दूसरे में थे, तो 5,000 हमने चार्ज कर दिए, एलोकेट कर दिए पूरे डायरेक्ट, है ना। 2,500 इनडायरेक्ट वेजेस थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्स्ट पे और 2,500 सेकंड पे थी, तो डायरेक्ट हमने एलोकेट कर दिए। सर्विस डिपार्टमेंट में तो चाहे कोई सी भी कॉस्ट हो हम डायरेक्टली एलोकेट करते हैं एज ओवरहेड की तरह। तो यहाँ पे 5,000 5,000 5,000 और 2,500, 5,000 यहाँ पे एलोकेट कर दी, 5,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे और 2,500 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया इतना? तो जी समझाया हमने आपको कॉस्ट एलोकेशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो टोटल जो एलोकेशन के जो एक्सपेंस वो टोटल ओवरहेड एलोकेट बन के कितने हुए? 7,500, 7,500, 45,000, 25,000, जब इन सबका सम कर दिया गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट होने का सवाल ही नहीं उठता, समझाई मैंने इतने अच्छे से दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं, कॉस्ट अपोर्शनमेंट। कॉस्ट अपोर्शनमेंट क्या होता है सर जी? है ना, कहने का मतलब ये है, अभी मैंने आपको बोला था ना, क्या बोला था? देखिए क्या बोला था कि अब हम ओवरहेड को फिर चार्ज कैसे करेंगे जब कॉमन एक्सपेंस दिखाए जाएंगे। बोला था नहीं बोला था मैंने? तो फिर मैंने क्या कहा था, कॉमन एक्सपेंस को आप कैसे चार्ज करो? कॉमन एक्सपेंस को आप चार्ज करोगे या तो अपोर्शनमेंट की तरह या फिर एब्जॉर्प्शन के वे में। ठीक है, अब अपोर्शनमेंट में कैसे चार्ज करते हैं आइए देखते हैं। पहले तो मीनिंग देखते हैं कि अपोर्शनमेंट का क्या है। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या है कि देखो इसको ऐसे ऐसे देख सकते हैं, देखो अपोर्शनमेंट, आ पोर्शन, अपोर्शनमेंट का मतलब है कि एक 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 प्रपोर्शन में, एक प्रपोर्शन में, प्रपोर्शनेट रेशो में हम चार्ज करेंगे। अब एक प्रपोर्शनेट रेशो में हम एलोकेट करना, एक
ओवरहेड्स को, वही क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट अपोर्शनमेंट बन जाएगा। ठीक है, पढ़ें, मीनिंग देखते हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कॉमन आइटम्स। क्या कही थी मैंने, जब कॉमन आइटम्स की बात की जाएगी या कॉमन ओवरहेड्स की बात की जाएगी तो कॉस्ट एलोकेशन काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा, अपोर्शनमेंट काम आएगा। ऑफ कॉस्ट ऑफ टू और मोर कॉस्ट सेंटर ऑफ ऑन सम इक्विटेबल बेसिस। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर पे हम जो कॉमन एक्सपेंसेस है, कॉमन ओवरहेड है, उनको चार्ज करेंगे। ठीक, किस हिसाब से चार्ज करेंगे, इक्विटेबल बेसिस पे। इक्विटेबल बेसिस मतलब कोई जेन्युइन बेसिस पे, लाइक कि बराबर बेनिफिट्स, एक्चुअल में बेनिफिट्स, मान लो एक कॉस्ट डिपार्टमेंट 1 है, एक 2 है, तो कॉस्ट डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट उठाए हैं तो उस पर हम ज़्यादा ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे, है ना। कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 ने कम बेनिफिट्स उठाए हैं तो उसमें कम, मतलब जिसको जितना फ़ायदा हुआ है, जिस भी कॉस्ट डिपार्टमेंट को, कॉस्ट सेंटर को जितना फ़ायदा हुआ है, उस हिसाब से हम इक्विटेबल बेसिस पे क्या कर देंगे, कॉस्ट को चार्ज कर देंगे, ओवरहेड्स को चार्ज कर देंगे। तो क्या कह सकते हैं, एक्चुअल बेसिस, सॉरी, एक्चुअल बेनिफिट जो हुए हैं कॉस्ट सेंटर को, या पोटेंशियल बेनिफिट, या एबिलिटी टू पे, या सर्वे, ये कुछ मेथड हैं जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट अपोर्शनमेंट करते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। वेयर ओनली वन इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल इन अ फैक्ट्री। अब मैंने जैसे एग्जांपल जो पहले ही समझा दिया, देखो, है ना, कि जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रिक मीटर है, बताओ, फैक्ट्री में, है ना, और कॉस्ट सेंटर है आपके 3, जैसे अब मैंने अभी बताया था ना, शू मेकिंग कंपनी का एग्जांपल लिया था, तो कॉस्ट सेंटर है आपके 3, एक यूनिट 1, एक यूनिट 2, एक यूनिट 3। अब क्या करोगे, है ना, द कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस शुड बी अपोर्शन्ड। उस केस में क्या करेंगे, हम एलोकेशन नहीं करेंगे। एलोकेशन तो तब करते हैं जब हमको डायरेक्ट पता हो कि कौन से एक्सपेंस किस यूनिट के हैं। वहां पे तो अलग अलग मीटर लगे हुए थे कॉस्ट एलोकेशन में, तो वहां पे अलग अलग मीटर लगे हुए थे, तो सबकी कॉस्ट हमें पता थी कि भाई इस वाले कॉस्ट सेंटर ने इतने यूनिट्स बिजली कंज्यूम करी है, इतने यूनिट्स कंज्यूम करी है, तो मतलब पर यूनिट चार्जेस इतना होता है, तो मल्टीप्लाई करके इतनी कॉस्ट हम कॉस्ट सेंटर फर्स्ट में डाल देते हैं, है ना। सपोज करो कॉस्ट सेंटर फर्स्ट ने 10 यूनिट बिजली कंज्यूम करी है और 10 रुपये पर यूनिट है बिजली का, तो 100 रुपये कॉस्ट कहाँ पे चली जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर 1 में चली जाएगी। ऐसे ही कॉस्ट सेंटर 2 ने 20 करी है ना, तो 20 × 10 200 उस पे कॉस्ट एलोकेट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से एलोकेशन में चलता था। बट यहाँ पे मीटर एक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रपोर्शनेटली क्या करेंगे, कॉस्ट को should be proportional to all the department on the basis of number of light points और फ्लोर एरिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिए जाएंगे। किसके बेसिस पे, या तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स या फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का मतलब यहाँ पे इस तरीके से मैं समझा देता हूँ। कहाँ गया हमारा वो एग्जाम्पल, देखिए 3 यूनिट है यहाँ पे, है ना, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट है ना, तो इसको हटा देता हूँ, जो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब जैसे हम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से चलते हैं। देखो, पहले यूनिट में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हैं आपके 5, दूसरे में 3 है, और तीसरे यूनिट में सिर्फ 2 ही हैं। तो इस रेशो में हम क्या कर देंगे, इस रेशो में हम कॉस्ट को बांट देंगे, ओवरहेड्स को बांट देंगे इस रेशो में। ठीक है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा देखो, या फिर हम फ्लोर एरिया के बेसिस पे भी बांट सकते हैं। फ्लोर एरिया मतलब कि कितना कितना एरिया कॉस्ट सेंटर के पास है, कितने कितने एरिया में वर्क कर रहे हैं जी। सपोज करिए पहला कॉस्ट सेंटर जो कर रहा है वो कर रहा है आपको 300 स्क्वायर फीट में, ठीक है, दूसरा कर रहा है 500 स्क्वायर फीट में, और तीसरा कर रहा है आपको 700 स्क्वायर फीट में। तो इस बेसिस पे भी हम बांट सकते हैं। इस बेसिस पे रेशो क्या बन जाएगा, जो कॉमन एक्सपेंसेस को बांटने का रेशो बन जाएगा, ओवरहेड्स को बांटने का रेशो बन जाएगा
वो बन जाएगा आपका 3:5:7। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कॉस्ट अपोर्शनमेंट। ठीक है, ओके। चलिए एक दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या, दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। फैक्ट्री रेंट इज इनकर्ड फॉर द फैक्ट्री एज अ होल एंड बेनिफिट ऑल द डिपार्टमेंट इन द फैक्ट्री। भाई फैक्ट्री का रेंट पूरा देते हो आप या अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग देते हो? साफ पूरा पूरा देते हैं फैक्ट्री का रेंट तो, है ना? तो फैक्ट्री का रेंट, जब पूरी फैक्ट्री का आप रेंट दे रहे हो और डिपार्टमेंट उसमें मान लो 3 चल रहे हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट तो हर एक फायदा ले रहा है क्योंकि स्पेस तो सबने ऑक्यूपाई कर रखी है ना, फैक्ट्री की तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। तो उस केस में हम जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट या ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे वो डिपार्टमेंट के फ्लोर एरिया के बेसिस पे चार्ज करेंगे, किसने कितना कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, चलें आगे। ये पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है। अरे चल जा। अब द गाइडिंग प्रिंसिपल दे रखे हैं कि अपोर्शनमेंट कैसे किया जाता है कॉमन ओवरहेड्स का। ठीक है, एक तो एक्चुअल बेनिफिट के बेसिस पे किया जाता है, एक पोटेंशियल बेनिफिट के बेसिस पे किया जा सकता है, एक एबिलिटी टू पे के बेसिस पे किया जा सकता है। ठीक है ना? और एक सर्वे मेथड की बेसिस पे किया जा सकता है। ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये कॉमन एक्सपेंस है उनका अपोर्शनमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये आप अपनी आप पढ़ लेंगे, है ना? इसमें अलग अलग तरीके दे रखे हैं, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें से बना नहीं है, बट मैंने इसमें से इस वजह से डाल दिया क्योंकि आपको मेथड्स का नाम पता होना चाहिए, है ना? क्वेश्चन में वो इस तरीके से दे सकता है कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, तीन इसमें से नाम दे देगा, एक कोई और मेथड का नाम दे देगा और फिर आपसे बोलेगा कि इसमें से अपोर्शनमेंट का कौन सा मेथड नहीं है। ठीक है, बाकी ओवरऑल इनमें वही चीज़ें हैं कि एक्चुअल बेनिफिट में क्या है, एक्चुअल बेनिफिट में ये है कि मान लो 3 डिपार्टमेंट है तो जो ज़्यादा बेनिफिट रिसीव कर रहा है उस पर ज़्यादा कॉस्ट को अपोर्शनमेंट कर देंगे और जो कम बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको कम दे देंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही पोटेंशियल बेनिफिट में देखेंगे कि बेनिफिट लाइकली टू बी रिसीव्ड, बेनिफिट लाइकली टू बी रिसीव इन द सेंस कि क्या बेनिफिट किसको ज़्यादा हो सकते हैं, है ना? तो उस बेसिस पे हम क्या कर देंगे, उस बेसिस पे जिसको ज़्यादा बेनिफिट, ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिसको ज़्यादा बेनिफिट होने की चांसेस हों। अब ये कैसे पता चलेगा सर कि किसको ज़्यादा बेनिफिट होंगे? भाई कॉस्ट का पास्ट रिकॉर्ड भी तो होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का पास्ट रिकॉर्ड होगा, हम्म होगा या नहीं होगा? हम्म पास्ट में जो भी रिकॉर्ड होगा, पास्ट के जो अकाउंट्स होंगे उनमें कहीं ना कहीं जो भी आपकी इनकम्स आ रही होंगी या जो भी आपके पास गेन्स आ रहे होंगे, है ना, तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक, कि एक्चुअल मतलब कि पोटेंशियल बेनिफिट किसको ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और जहाँ पे हम पोटेंशियल या एक्चुअल बेनिफिट को ड्राइव ही नहीं कर पाए, पता ही नहीं लग पाए कि मेज़र ही नहीं कर पाए, जहाँ पे पॉसिबल ही ना हो, अनइकोनॉमिकल हो पता करना। तो जैसे कि आपके कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वर्कर, है ना, कि कितनी कॉस्ट लगती है वर्कर के ट्रांसपोर्ट में, हम इस तरीके से ऐसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे एमएनसी में कैब्स वगैरह यूज़ होती हैं, है ना, एमएनसीज कंपनी में कैब्स वगैरह यूज़ होती हैं जो एम्प्लॉय को घर तक पहुंचाती हैं और घर से लेके आती हैं ऑफिस तक, है ना। तो आप उस केस में कैसे कॉस्ट को चार्ज करोगे? अच्छा चलो जी बता दो मुझे। तो उसमें अपोर्शनमेंट करोगे किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं, है ना, फाइनेंस में कितनी है, एचआर में कितनी है, तो उसके बेसिस पे आप अपोर्शनमेंट कर दोगे। क्योंकि डायरेक्टली पता करना तो भाई बहुत मुश्किल काम है ना, एक बंदा कहीं और से आ रहा है, दूसरा बंदा कहीं और से आ रहा है, अब कैसे अपोर्शनमेंट कर पाओगे, है ना? इसमें तो आपका पूरा दिन ही निकल जाएगा, वो चार्ट बनाने में। इकोनॉमिकल है ना वो, आप नहीं बना सकते ना, हम्म
मान लो एक 5 किलोमीटर से दूर से आ रहा है, एक 10 किलोमीटर दूर से आ रहा है। तो फिर सबका क्या आप यही लिखते रहोगे क्या? 5 × जो भी आपका पर पैसेंजर चार्जेस होंगे पर किलोमीटर के हिसाब से, तो वो फीजिबल नहीं है, वो वायबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, उस केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय देख लेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने हैं। ठीक है, ऐसे ही एबिलिटी टू पे। ठीक है, एबिलिटी टू पे मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जिस पे हाइयर रेवेन्यू आता है ना, जो मैंने बात किया हाइयर रेवेन्यू देते हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसको पे हाइयर रेवेन्यू, तो हाइयर रेवेन्यू जिस पे है उस पे हम एक्स्ट्रा उस पे कॉस्ट अपॉर्चमेंट ज़्यादा कर देंगे। जिनके पास लोअर रेवेन्यू है उनके पास, या लोअर ऐसी सर्विसेज हैं जिनका रेवेन्यू इतना नहीं है जिस भी डिपार्टमेंट के पास, उस पर हम क्या करेंगे, लोअर कॉस्ट अपॉर्चमेंट कर देंगे। ठीक है, ये कैसे ही सर्वे मेथड है। ठीक है, सर्वे बेसिस पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिटरमाइंड बाय, इसमें क्या करेंगे हम, केयरफुली सर्वे करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मेथड को हम तब अडॉप्ट करते हैं जब अपॉर्चमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, हमें कोई बेस ही समझ में नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे करेंगे। जैसे कि अब इसमें ये दे रखा है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, वर्क मैनेजर की सैलरी को किस तरीके से अपॉर्चमेंट करोगे, है ना, कैसे फिट करोगे। इसके लिए आपको केयरफुल सर्वे करना पड़ेगा कि किसने उसने कितना टाइम किस किस डिपार्टमेंट में दिया है, कितना अटेंशन किस किस डिपार्टमेंट में दिया है। क्योंकि वर्क मैनेजर तो भाई सब मैनेजर तो सारे डिपार्टमेंट के लिए एक ही है ना। फिर क्या करोगे, उसके लिए हम सर्वे मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है, इससे क्वेश्चन वैसे अब तक आया नहीं है, बट आ जाए तो क्या पता। ठीक है, इसलिए हमने ये चीज़ें डाल दी। आपको उनके नाम पता होना जरूरी है कि कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट एक, ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है साहब, ये वाला है ना, ये इम्पोर्टेंट वो है। देखिए इसमें टेबल दे रखी है कि बेसिस क्या लेते हैं, बेस क्या लेते हैं अपॉर्चमेंट के लिए, कॉमन एक्सपेंस या कॉमन ओवरहेड को चार्ज करने के लिए, है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड के कॉमन आइटम्स को चार्ज करने के लिए क्या बेस लेते हैं। जैसे फैक्ट्री रेंट, रेट्स और टैक्सेस को हम कैसे कैसे अपॉर्चमेंट करते हैं, फ्लोर एरिया के बेसिस पे। रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, वो भी फ्लोर एरिया के बेसिस पे हम अपॉर्चन करते हैं। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, वो भी फ्लोर एरिया। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। ठीक है, दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसके बेसिस पे हम कॉस्ट को अपॉर्चमेंट करते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये एक बार आप एक नज़र मार लेंगे कि किस किस एक्सपेंसेस को और किस किस आइटम को हम किस तरीके से कॉस्ट अपोर्शन करते हैं, लाइक एंड किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है। यहाँ पे भी कुछ दे रखे हैं, ये फोटो आपका थोड़ा साफ नहीं है तो मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा ये वाले को। ठीक है, ये भी अगले पॉइंट दे रखे हैं उसके बाद के। तो ये मैं आपका स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर्स कीपिंग एक्सपेंस, तो ये कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से अपॉर्चमेंट करेंगे। तो ये मैं आपका डाल दूंगा। ओके, चलें लास्ट कॉस्ट। जब हमने देखो, वैसे तो आपके बिहार स्टेट में ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं वैसे, है ना, कि अपोर्शनमेंट और एलोकेशन में क्या फ़र्क है। पर जब हम पढ़ ही नहीं हैं तो हम तो यहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स को कवर करके चल रहे हैं ना। सही बात है कि नहीं भाई साहब, हम तो यहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स को कवर के चल रहे हैं। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पीजीटी कॉमर्स का आपको सब कुछ मिलेगा, है ना, इन डिटेल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ठीक है, चलें कॉस्ट एब्जॉर्प्शन भी देख लें। अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जब आप कॉस्ट डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं तो कॉस्ट एलोकेशन, मतलब ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे, एलोकेशन की तरीके से। और जब कॉमन एक्सपेंसेस होंगे तो उसको कैसे चार्ज करेंगे, उसको चार्ज करेंगे हम अपॉर्चमेंट की तरीके से, बट बशर्ते उसका बेस दे रखा हो, है ना, बेस दे रखा हो। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, चलिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट इज चार्जिंग कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट और सर्विस बाय मींस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट विच इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसमें अब तक एलोकेशन में हम क्या कर रहे थे,
हम कॉस्ट को एलोकेट कर रहे थे प्रोडक्ट पे, ठीक है। अपोर्शनमेंट में क्या कर रहे थे, अपोर्शनमेंट में हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट को अपोर्शनमेंट कर रहे थे, ठीक है, ऑन सम इक्विटेबल बेसिस के माध्यम से। इक्विटेबल बेसिस इन द सेंस कुछ बेस थे कि लाइक किस भी डिपार्टमेंट ने ज़्यादा फ्लोर एरिया कवर कर रखा है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा, उसके बेसिस पे कर रहे थे। बट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में क्या है, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में ये है कि अब तक तो आप कॉस्ट को क्या करते थे, प्रोडक्ट पे चार्ज करते थे, मतलब प्रोडक्ट पे चार्ज करना इन द सेंस कॉस्ट सेंटर पे आप चार्ज कर रहे थे करके, कॉस्ट सेंटर पे आप एलोकेशन या अपोर्शनमेंट की मदद से आप चार्ज कर रहे थे। बट अब ऐसा नहीं, अब क्या करना है, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि अब आप क्या करोगे, जो कॉस्ट सेंटर है उससे में से प्रोडक्ट जो भी हैं आपके, या आपका प्रोडक्ट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका है, उस कॉस्ट सेंटर से आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। एब्जॉर्ब करोगे मतलब सर इसका क्या मतलब हुआ, एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप कॉस्ट सेंटर से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करना मतलब सर, एब्जॉर्ब करना मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि आपको यहाँ पे भी क्या दे रखे होंगे, आपको कॉमन एक तरीके से पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के या पूरी के पूरे कॉस्ट सेंटर के आपको क्या दे रखेंगे होंगे, ओवरहेड्स दे रखे होंगे, ठीक है। ओवरहेड दे रखे होंगे, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड दे दिए, टोटल पूरे पूरे ओवरहेड दे दिए। तो आपको क्या करना है, उन ओवरहेड से अपने प्रोडक्ट पे जितने भी खर्चे हुए हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उससे आपको वो खींचनी है। क्या करनी है, खींचनी है। खींचने का मतलब यहाँ पे क्या है, एब्सॉर्ब करनी है, सोखनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ, इसके लिए आपको एब्जॉर्प्शन रेट आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन रेट का ऐसा होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, मतलब जितने भी ओवरहेड्स हैं उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे अपॉन टोटल क्वांटम ऑफ द बेस, ठीक है। और जिस भी रेट बेस के हिसाब से आप एब्जॉर्ब करना चाह रहे हो वो बेस को लेंगे, ठीक है। अब बेस कैसे हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए हम किस किस चीज़ों को बेस मान सकते हैं, है ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बेस मान सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस मान सकते हैं, प्राइम कॉस्ट को बेस मान सकते हैं, डायरेक्ट लेबर हावर रेट को बेस मान सकते हैं, मशीन हावर रेट को बेस मान सकते हैं, या रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को बेस मान सकते हैं, ठीक है। क्या सर हमको ये याद करना पड़ेगा कि किस किस को बेस मान सकते हैं, नहीं बच्चों नहीं, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख रखे थे मेथड्स, ये मेथड आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में, है ना, हमेशा आपको बोला जाता है कि आपको जो बेस मानना है वो डायरेक्ट मटेरियल को मानना है, डायरेक्ट लेबर को मानना है, प्राइम कॉस्ट को मानना है, या किस चीज़ को मानना है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड के हिसाब से है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अलग रोल रहता है ना, प्रोसीजर यही रहता है ना। बट जो बेस लेते हैं उधर क्वांटम बेस लेते हैं वो अलग तरीके, वहाँ पे वर्क कॉस्ट आ जाएगा, है ना, या और कोई कॉस्ट आ जाएगा, बट ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन ओवरहेड था, हमने एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसी बात पे। प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं, पूरे प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं आपके डिपार्टमेंट के या कॉस्ट सेंटर के 12,000, ठीक। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी कितनी है, 50,000 लगी है, ठीक है। उस कॉस्ट सेंटर पे एक जॉब है, जॉब नंबर 101 इन द सेंस एक जॉब है कोई भी, उसमें रिक्वायर है डायरेक्ट मटेरियल, उसमें कितना लगा है, 5,000 का डायरेक्ट मटेरियल लगा है। तो ओवरहेड रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जितने प्रोडक्शन ओवरहेड लगे हैं टोटल वो ऊपर अपन क्वांटम बेस के लिए हम क्या लेते थे, डायरेक्ट मटेरियल ले रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट मटेरियल की पूरी कॉस्टली इनटू 100, ठीक है, ठीक है।
तो ये पूछा है कि जॉब नंबर 101 के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितने लगेंगे, कितनी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बनेगी उसकी, जॉब नंबर 101 के लिए। तो हमारा जो रेट निकल के आया वो निकल के कितना आया, वो निकल के आया आपका 24%। ठीक, तो जॉब नंबर 101 के लिए आपके जो डायरेक्ट मटेरियल लगेंगे वो कितने लगेंगे, है ना, वो 5,000 नहीं लगेंगे, बल्कि 5,000 का कितना एब्जॉर्ब करोगे आप उस जॉब नंबर 101 पे, है ना। ठीक है, 5,000 का 24%, तो यहाँ पे कितने एब्जॉर्ब करके डालोगे हम जॉब 101 में, रुपए डालोगे, कॉस्ट जो ओवरहेड जो चार्जेस किए जाएंगे वो करे जाएंगे 1200। ठीक है, तो तीनों चीज़ें मैंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छे से, आपको बहुत इत्मीनान से मैंने तीनों चीज़ समझा दी हैं। इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है, वीडियोस देखिए, है ना, मैं यही कहूँगा, बने रहिए हमारे साथ, और आपको यहाँ पे हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, चाहे कॉस्ट हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे टैक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक थोड़े से 2 मिनट के लिए फिर से मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन कोर्स है आपका, ये रहेगा आपका ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन बैच जो भी रहेगा, ये बिहार स्टेट कॉमर्स के लिए है। कुछ पता नहीं है, बिहार में वैसे सत्ता परिवर्तन फिर हो सकता है, फिर से हो, बट ये तो मान के चलिए कि स्टेट तो होगा ही, और शायद से ये वैकेंसी भी फुलफिल हो, लाइक बीपीएससी 3.0 वाली। तो जिन्होंने भी, जिनका भी मन बन रहा है लाइक के बिहार स्टेट को क्वालिफाई करने का, तो हमारे से जुड़िए, हमारे वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियोस हर तरीके की पड़ी हुई है। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, हरियाणा सीईटी के क्वेश्चंस कराए हैं, डिटेल में समझाए हैं, उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, देखो, समझो। ठीक है, और पेशेंसली थोड़ा और पेशेंस बनाते और चेक करो। ठीक है ना, सबरी सबरे प्रोज एंड कॉन्स देखो। ठीक है, उसके बाद ही लो, मैं ये नहीं कह रहा कोई ज़बरदस्ती कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ले लो। ठीक है, इसमें हमारा जो कोर्स रहेगा वो हमारा कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स रहेगा। हम वीडियोस ऐसे लाइक यूट्यूब के प्राइवेट लिंक के थ्रू आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस कराएंगे जितने भी हो सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे कॉस्ट का जब हम पूरा पार्ट करा देंगे तो कॉस्ट के ही कम से कम 500-700 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन, जितने भी मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे लेवल के, है ना। ठीक है, आप हमसे डिस्कशन, एक मेंटर भी एलोकेट करेंगे आपको, है ना, प्राइवेट ग्रुप बनाते, जो पेड ग्रुप्स होगा उसमें एक मेंटर एलोकेट करेंगे, रोजाना डिस्कशन रहेगा, जिसकी भी जो भी क्वेरी होगी वो रोजाना रात में थ्रू लाइक जूम कॉल्स और थ्रू लाइक टेलीग्राम के माध्यम से या कैसे भी आप कांटेक्ट करके, है ना, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सब भी रहेगा। मोर देन 2000 प्लस MC, 2000 तो यहाँ पे सिर्फ एक लिमिट के हिसाब से डाल दिए हमने, लाइक ऐसे ही कि लाइक इतने तो लगभग हो ही जाएंगे, बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ 4,000 प्लस MCQs होंगे टोटल लमसम, क्योंकि 1,500-2,000 तो आपके पूरे अकाउंट्स में ही हो जाएंगे, है ना। 500-700-800 आपके कॉस्ट के मान लो, है ना, 400-500 आपके टैक्स के मान लो, है ना, 100-200 GST के मान लो। ठीक है, और आपके बिजनेस लॉ के मान लो करीब 500-700 क्वेश्चन, क्योंकि बिजनेस लॉ में आपके बहुत सारे एक्ट हैं ना, तो 1000 क्वेश्चन, हम 5 एक्ट भी हो गए तो 200 क्वेश्चन आपके हर एक एक्ट में अच्छे अच्छे करा के कम से कम 1000 क्वेश्चन आपके बिजनेस लॉ को मान लो, तो मैं ये समझता हूँ 4-5 हजार क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें जो आपका बेसिक वाला पार्ट है, बेसिक वाला पार्ट जो रहता है आपका NCERT बेस्ड, NCERT बेस्ड क्या रहता है, देखो ई को तो आपके उसमें है नहीं, है ना, ई, सॉरी, ई को तो है नहीं, तो एनसीईआरटी का हम क्या बेस करेंगे यहाँ पे, फिर एनसीईआरटी का हम आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट वाला पार्ट है ना, और आपका बिजनेस स्टडी वाला पार्ट है, वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड भी, प्लस उससे ऊपर लेवल का जो आता है वो पूरा कराएंगे इसमें। ठीक है, पर एनसीईआरटी को बेस लेकर चलेंगे आपका, ताकि आपका बेस बना रहे। ठीक है, और आप चेक कर लीजिए, ये पूरा लोएस्ट है, लोएस्ट कॉस्ट इन द मार्केट, लाइक आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके चेक किया ही होगा जब आप तैयारी कर रहे हैं तो, है ना, बहुत ही कम कॉस्ट है, 1999 आपकी कॉस्ट रखी गई है। ठीक है, क्योंकि एफर्ट्स बहुत लगते हैं, सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, है ना, आपको बहुत इत्मीनान से समझाना पड़ेगा, क्वेश्चंस को
मतलब कलेक्ट करना पड़ेगा, अदर अदर एग्ज़ाम से भी उठाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी को भी उठाने पड़ेंगे, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? तब जाके एक कोर्स कंप्लीट होता है। और उसके अलावा फिर हमको आप चलो एक दूसरी चीज़ ये भी है कि हम आपको कोर्स दे रहे हैं, तो हमारे ये तो माध्यम नहीं, हमारा ये मकसद नहीं है कि सिर्फ चीज़ों को बेचना और आपसे पैसे लेना। भाई, आप जब कोई इंसान किसी से पैसे लेता है तो उस पे एक ऑब्लिगेशन आ जाती है ना? और वो ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे मैंने आप हरियाणा सीटी वालों से वादा किया था कि मैं पूरा आपका कॉस वाला पार्ट, है ना, आपके एग्ज़ाम से पहले और प्रैक्टिकल पार्ट कराऊँगा, तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, है ना? भाई, कमिटमेंट होता है ना? वो कमिटमेंट हम नहीं तोड़ सकते किसी चीज़ के लिए। और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये नहीं है कि कॉस्ट कम है तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी आपको ए टू जेड मिलेगी। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ आपको पूरा वो अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे वो बड़े बड़े बोर्ड, डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, वो नहीं मिले हो सकता है शायद, है ना? क्योंकि वो नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हम उस पर नहीं कराएं। बट आपको चीज़ सारी एक टू जेड समझ में आएंगी और आपको पीडीएफ वगैरह टाइमली मिलेगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका जो भी क्वेरी होगी वो टाइमली सॉल्व होगी, ठीक है? तो आपको अच्छा लगता है तो जाके प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस जो डली हुई हैं उनको चेक करिए, और फिर आपका मन बनता है अगर लेने का तो आप ले सकते हैं, ठीक है? ज्वाइन ना ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। और किसी भी नंबर पे, ये नंबर दे रखा है, इस पे आपको और डिटेल चाहिए कोर्स के बारे में तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं इस पर कॉल करके, ठीक है? और एक चीज़ और, अभी डिस्काउंट चल रहा है, लाइक पहले 20 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए कितना है जी? इट इज़ ₹1499 ओनली, ठीक है? 1499 रुपीज़ है पहले 20 बच्चों के लिए जो अगर एनरोल कराते हैं तो, ठीक है? ओके, 1499 है फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट, ठीक। और डेमो वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ओके, ठीक है? बने रहिए साथ में और लाइक कर दीजिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और शेयर करिए अपने यार मित्रों के साथ, ठीक है? मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू, जय हिंद।